वालेकुम। अच्छा, पिछली वीडियो मैंने आपको सारा स्केच समझा दिया था कि किस तरह हम इसको अल्सर पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पिछली वीडियो आप देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़ ली हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट पढ़ ली हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसिड को हम कैसे डील करते हैं। अब एसिड को डील करने के मैंने आपको चार जो है पॉइंट बताए थे कि या तो हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, या वैन को ब्लॉक कर देंगे, या हम प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है एनालॉग दे देंगे। ये सब क्या करेंगे, इस पंप को इनिबिट कर देंगे। या हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे एजेंट देते हैं जो इस पंप को डायरेक्टली इनिबिट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर देंगी, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को बंद कर देती हैं। आया हम इसको जो है ना अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले H2 जो रिसेप्टर ब्लॉकर है वो देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब H2 रिसेप्टर जो ब्लॉकर है ना हमारे पास, उसको हम पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें आ जाते हैं। अब H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में सबसे पहले हम आपको पता है कि इसकी हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास साइमेटिडीन आ जाते हैं। इसमें जितने भी हैं टिडीन आते हैं, एंड पे क्या आता है, टीडाइन। जब भी एंड पे आप टिडाइन देखें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमारे पास क्या है, H2 एंटागोनिस्ट है। ठीक है। सेमेटिडीन आ जाता है, सेमेटिडीन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है निज़ेटिडीन आ जाता है, निज़ेटिडाइन भी आप कह सकते हो, डिडीन। ठीक है। इसके अलावा रिनेटिडीन आ जाता है, रिनेटिडाइन या डिडीन। ठीक है। और फिमोटिडीन आ जाता है। ठीक है। ये सारे एजेंट आ जाते हैं। स्मेटिडीन ज़्यादा जो है हमारे पास फेमस है। ठीक है। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये काम किस तरह करते हैं। काम को तो आपको पता है क्या क्या करते हैं। H2 रिसेप्टर हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव नहीं होता। पीछे मैंने आपको सब कुछ बता दिया पिछले लेक्चर में। ठीक है। अब इसको हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। थेराप्यूटिक यूज़ की बात करें तो हमारे पास ये कहाँ का यूज़ होती है। एक हमारे पास यूज़ होती है ये सबसे पहले अक्यूट, जब भी हमारे पास अक्यूट स्ट्रेस अल्सर होता है। ठीक है। अक्यूट स्ट्रेस अल्सर में हम इसको यूज़ करते हैं। अक्यूट स्ट्रेस क्या होता है कि जब भी स्ट्रेस कंडीशन होती है तो उस वक्त क्या होता है हमारे पास ये कोलिनर्जिक, ये हमारे पास स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और वो हमारे पास क्या करता है, अल्सर में जो होता है वो अल्सर में इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो स्ट्रेस कंडीशन में जब भी होगी तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, ये सारा हमारे पास ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं तो वो इसमें हेल्पफुल होता है। अब H2 रिसेप्टर जो है उनमें यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसमें एक इशू है कि इसमें क्या होता है, H2 रिसेप्टर की एक इशू है कि वो टॉलरेंस डिवेल्प कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टॉलरेंस डिवेल्प हो जाती है इसमें। अब टॉलरेंस डिवेल्प हो जाती है, इसलिए इसको हम अक्यूट स्ट्रेस अल्सर को H2 रिसेप्टर की बजाय हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे के भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। पहली ये होगी। दूसरी जो है हमारे पास गार्ड आते थे, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ या डिसऑर्डर। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो स्टमक का कंटेंट है वो रिफ्लेक्स बैक करता है एसोफेगस में, जिसकी वजह से क्या होता है, एसोफेगस की जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे एसिड लग लग के वहाँ पे क्या होने लग जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाती है, वहाँ पे जो है इरोजन वगैरह होने लग जाती है। ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास ट्रीट करने के लिए हम क्या कहते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो है हम 40 to 50 मिनट जो है बिफ़ोर मील देते हैं। क्या करते हैं, 40 to 50 मिनट बिफ़ोर मील देते हैं पर्सन को, ताकि हमारे पास क्या है कि उसके जो है ना एसिड की प्रोडक्शन ऑलरेडी काम हो उसके खाना खाने से पहले। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या, अगर गार्ड को हमने प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट इसका करना है, प्रोलॉन्ग जब भी ट्रीटमेंट होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करते हैं। अब ये बार बार प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आ रहे हैं तो ये है क्या चीज़, अभी इसके बारे में अभी जो है ना आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है। अब जो है ना इसकी टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं कि टॉक्सिसिटी इसकी क्या है। टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिसिटी है ना इसकी सिमेटिडीन की, सबसे पहले हम H2 रिसेप्टर में सिमेटिडीन देख लेते हैं कि जो हमारे पास सिमेटिडीन है ना, ये क्या करती है कि ये P450 जो है इनहिबिटर है। क्या है, साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करती है। अब जैसे ही इसने साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट किया तो ये क्या कर सकती है, हर उस ड्रग के साथ इसका ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है जिसकी क्लियरेंस जो होती है साइटोक्रोम P450 से हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कीटोकैनाजोल आ जाता है। कीटोकैनाजोल जो है, कीटोकैनाजोल, ये इसके क्लियरेंस साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व होता है। अब साइटोक्रोम P450 को इसने सिमेटिडीन इनहिबिट कर दिया तो इसकी क्लियरेंस में क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसलिए हम इसको आपस में जब भी कीटोकैनाजोल दे रहे होते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं देते। दूसरा जनाब ये है कि यह आपको पता है कि ये क्या करता है,
ऐसा हाँ, इसकी एक और यूज़ ये है कि जो हमारे पास है ना, ये CNS इफेक्ट काज कर सकती है। CNS इफेक्ट जब भी आए आप सेडेशन वगैरह सारे लिख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब भी CNS इफेक्ट की बात है तो आप लिख सकते हो कि ब्लड विजन, स्लर्ड स्पीच, इसके अलावा सेडेशन वगैरह, ये CNS इफेक्ट भी ये काज करती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो है ना, ये ड्रग इंट्रैक्शन होती है वारफेरिन के साथ, वारफेरिन, और इसके क्लोपिडोग्रिल में आ जाती है, क्लोपिडोग्रिल। ये सारी वो मेडिसन है जो कि क्लियर्ड होती है साइटोक्रोम P450 के साथ। साइटोक्रोम ये मैंने पहले बता दिया आपको, तो इसका मतलब ये है कि साइटोक्रोम P450 के साथ भी जो है ना इसकी ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सिमेटिडीन जो है वो उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो हार्मोनल चेंजिंग में इन्वॉल्व होती है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो है गिलैक्टोरी हो सकता है, मेल में भी जो है मिल्क की प्रोडक्शन हो सकती है, और गायनेकोमेस्टी हो सकता है, गायनेकोमेस्टी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके टॉक्सिटी में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हमने सबसे पहले बात कर ली है, किसकी बात कर ली है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की, ठीक है। अब H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के बाद बात करते हैं M1 रिसेप्टर ब्लॉकर की। अब M1 रिसेप्टर ब्लॉकर में हमारे पास क्या आ जाता है, M1 रिसेप्टर ब्लॉकर में सिंपल आपको पता है मस्करीनिक रिसेप्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो हम मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉकर में हम क्या यूज़ करते हैं, आपने यहाँ पे सिर्फ 2 मेडिसिन के नाम याद कर लें, हमारी बुक में सिर्फ इनके नाम दिए हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ। पेरेंजेपाइन, ठीक है, और सॉरी पायरेंजेपाइन, और एक और थी हमारे पास, क्या थी, हाँ टीलेंजेपाइन, क्या है, टीलेंजेपाइन। तो पायरेंजेपाइन और टीलेंजेपाइन हम क्या करते हैं, यूज़ करके M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, तो वो आगे एडिनाइलसाइक्लिस को एक्टिवेट करेगा और हाइड्रोजन को प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। अब जो हमारे पास है ना PGE एनालॉग, उसके बारे में बात कर लेते हैं, हमारे पास ये क्या होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के एनालॉग, सबसे पहले जो है हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसके हमारे पास एनालॉग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके एनालॉग क्या करते हैं हमारे पास, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है मीज़ोप्रोस्टोल आ जाता है इसके एग्जांपल में, ठीक है। और ये हमारे पास करता क्या है, मीज़ोप्रोस्टोल जो है हमारे पास ये क्या कर रहा होता है, ये सक्रीशन जो है ना गैस्ट्रिक मिकोजा की, उसको हमारे पास क्या कर रहा होता है कि HCl की सक्रीशन को ये कम कर रहा होता है, ठीक है। उसके साथ ये क्या कर रहा होता है, बाइकार्बोनेट की सक्रीशन को ये ज़्यादा कर रहा होता है, और उसके साथ साथ म्यूकस की प्रोडक्शन को भी ये ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये सारे फैक्टर, मतलब ये जो प्रोटेक्टिंग फैक्टर है उनको ज़्यादा कर रहे होते हैं, और जो डैमेजिंग फैक्टर है उसको कम कर रहे होते हैं। इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेकिन इसकी एक मसला ये है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं किन दो कंडीशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रेगनेंसी है, बाकी दूसरी को आप छोड़ दें। ये प्रेगनेंसी में हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या कर सकती है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ये जो होते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शन काज करती है। अब यूट्राइन कंट्रैक्शन होगी तो हमारे पास क्या हो सकता है, प्री टर्म जो है वो डिलीवरी हो सकती है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये आपने याद रखें। अच्छा, हमारे पास क्या हो गया, हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, हमने H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पढ़ लिया, हमारे रिसेप्टर ब्लॉकर PGE भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम एंटासिड से पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले सिंपल सी यार बात है, जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे कराई थी, यहाँ पे इस डायग्राम में सारी चीज़ें एक्टिवेट करें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को। अगर उन सारी चीज़ों को छोड़ दें, हम प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देंगे तो HCl की प्रोडक्शन होगी, नहीं होगी। तो ये सिंपल सी क्या कर रही थी, हमारे पास क्या कर रहे थे, ये इनहिबिट कर रहा होता है किस चीज़ को, ये इनहिबिट कर रहे होते हैं हाइड्रोजन जो पोटाशियम पंप है उसको इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जितनी भी प्राजोल आ जाती है, इसकी एग्जांपल में प्राजोल, कौन से प्राजोल आ जाते हैं इसकी एग्जांपल में, ओमेप्राजोल, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ड्रग यूज़ की जाती है पाकिस्तान में, ओमेप्राजोल, ठीक है। इसके अलावा एसोप्राजोल आ जाता है, एसोप्राजोल आ जाता है, बाकी मैं नाम नहीं लिख रहा, आपको बता देता हूँ। पेंटाप्राजोल आ जाता है, रेबेप्राजोल आ जाता है, लेंसोप्राजोल आ जाते हैं, जितने भी प्राजोल है ना वो सारे किस में आते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो मेडिसन है इसके एक आपने याद रखने, ये जो मेडिसन होते हैं ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये हम प्रो ड्रग देते हैं, क्या देते हैं, प्रो ड्रग देते हैं। क्यों? इसका मसला ये होता है कि हमारे पास ये स्टमिक, इसने एक्ट कहाँ पे करना होता है,
पैराइटल सेल होती है यहाँ पे पैराइटल सेल में, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन ये जो होती है ना प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, ये जो होते हैं प्रो ड्रग होती है, एक्टिव ड्रग नहीं देते, हम इनएक्टिव ड्रग फॉर्म में देते हैं। ये सबसे पहले इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी, वहाँ से सर्कुलेशन में जाएगी, सर्कुलेशन से घूमती घूमती ये यहाँ से डायरेक्ट जो है ना ल्यूमन से पैराइटल सेल में नहीं जाती, बल्कि पहले एब्जॉर्ब होगी, फिर जो हमारे पास सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, वहाँ जाएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम से घूमती घूमती ब्लड सप्लाई के जरिए पैराइटल सेल के बेसोलेटरल साइड से ये इंटर होती है, ठीक है। तो ये ल्यूमिनल साइड से डायरेक्ट इंटर नहीं है, तो ये अपनी चीज़ को याद रखना, ठीक है। और वहाँ पे प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती है, तो आगे सारे आपको पता है कि किस तरह काम होता है। अब इसकी थेराप्यूटिक यूज़ की बात करते हैं हम कि कहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है। थेराप्यूटिक यूज़ की जो बात करते हैं हम इसके, तो ये आपको पता है कि ये हमारे पास मैंने जितनी भी डिजीज़ बताई उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हर जगह पे यूज़ होते हैं। तो जितने भी जीआईटी के और ख़ास तौर पे स्टमक के डिसऑर्डर उसके सामने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर तो हम लाजमी देते हैं। एक सबसे पहले क्या करते हैं कि एसिड की जो है सिक्रीशन उसको कम कर देता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास गार्ड में यूज़ होता है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर में यूज़ होता है। इसके अलावा एसोफेगाइटिस में यूज़ होता है, जब भी एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन होती है एसोफेगाइटिस में, ठीक है। इसके अलावा ड्यूडिनम अल्सर में भी यूज़ होता है। और इसके अलावा जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि HCl की बहुत हाई प्रोडक्शन होती है, उसमें यूज़ होता है। हाँ, इसके अलावा जो है अंदर एस्पाइरिन और एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। तो जितने भी अल्सर हैं उस सब में क्या होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसकी टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी टॉक्सिसिटी। अब यार देखो ये क्या कर रहे हैं, हर जगह पे एसिड को कम करें। अब एसिड कम हो गया, क्या हो गया, एसिड कम हो गया तो क्या हो जाएगा, अल्कली जो है वो अल्कलाइन मीडियम ज़्यादा हो जाएगा। अब अल्कलाइन मीडियम ज़्यादा हो गया तो वो सारे ड्रग जो एसिड जिन्हें ज़रूरत होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी जीआईटी में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास विटामिन B12 की हमारे पास क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अलावा क्या हो जाता है, कीटोकैनाजोल जो मैं बता रहा था आपको, कीटोकैनाजोल उसकी भी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या हो जाती है, पीएच उससे कम चाहिए होती है, लेकिन इसमें पीएच ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जब पीएच ज़्यादा हो जाती है ना अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में एक मसला होता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकती, तो कैल्शियम का लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है। एक और इसमें मसला आ सकता है कि ये डायरिया भी काज कर सकता है, डायरिया भी काज कर सकता है। अब लास्ट हमारे पास ड्रग आ गई, मैंने सारी आपको बता दी हैं। मैंने बात कर ली है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के M1 की भी, इसकी भी, और प्रोटॉन पंप एंटासिड की बात करते हैं। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अल्सर वाला। अब बात करते हैं हम एंटी एसिड की। यार एंटी एसिड में पढ़ने वाली कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है, मैं इधर ही आपको समझा देता हूँ कि एंटी एसिड क्या होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या अल्कली होती हैं नेचर, और क्या करते हैं जो प्री फॉर्म हमारे पास होता है एसिड उसको क्या करते हैं काउंटर कर देती हैं और न्यूट्रल कर देती हैं, ठीक है। और इसको हम जो है ना फूड के साथ देते हैं, किसके साथ देते हैं, फूड के साथ देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 आ जाती हैं ड्रग्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, क्या आ जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। और तीसरी हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इन सब की जो एक ना इफेक्ट आपने याद कर लें, जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या कर सकते हैं, कंस्टिपेशन काज कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन काज करते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर सकते हैं, डायरिया काज कर सकता है, डायरिया काज कर सकता है। और तीसरे हमारे पास जो है ना ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या कर सकती हैं, ये जो है ना मेटाबॉलिक अल्कलोसिस काज कर सकती है। ये आपने पॉइंट जो है ना याद रखनी है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो चूँकि ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अपोजिट इफेक्ट दे रही है, इसलिए हम इनका कम्बिनेशन मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेप्टिक अल्सर का चैप्टर कंप्लीट हो गया जीआईटी में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एंटीमेटिक ड्रग्स पढ़ेंगे। थैंक यू।